बच्चों, आज भूगोल का चौथा अध्याय मानव विकास लेकर मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज कैंट वाराणसी आपसे फिर जुड़ रहा हूँ। इस अध्याय में हमें राष्ट्रों एवं समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना देखने को मिलेगी। बच्चों, मानव विकास की बात अगर करें तो ये कोई बहुत नया कंसेप्ट या संकल्पना नहीं है। हम इसके अर्थ के से परिचित हों, इसके पहले इस पाठ के एक अन्य बेहद महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा हम पहले करना चाहते हैं, और वो है वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर। बच्चों, आप वृद्धि और विकास दोनों शब्दों से परिचित हैं। अभी पिछला अध्याय जब जनसंख्या का हम लोग पढ़ रहे थे तो जनसंख्या वृद्धि हमारे सामने आया था। उम्मीद है इस वृद्धि और विकास के अंतर से आप परिचित होंगे। हालांकि मैं थोड़ा इसको विशेष रूप से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि सबकी समझ में बेहतर ढंग से आ जाए। वृद्धि एवं विकास। जनसंख्या वृद्धि आपने देखा, जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख 3 लाख हो गई, कभी कभी घट भी जाती है। आपने ये भी पढ़ा है कि वृद्धि का मतलब होता है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, और विकास ये ऋणात्मक नहीं होता, ये हमेशा गुणात्मक होता है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप एक ऐसे रास्ते से जाते हैं जिस पर एक बागीचा है। एक दिन आपने देखा कि माली ने वहां एक पौधा लगाया था फूल का। फिर दूसरे दिन आपने देखा कि उस पौधे के साथ साथ उसने 10 पौधे और लगा दिए। तो ये जो पौधों में बढ़ोतरी हुई, इसको हम कहेंगे वृद्धि। ठीक है। फिर आप कुछ महीनों के बाद उस रास्ते से गुजरते हैं तो आप क्या देखते हैं कि माली द्वारा लगाए गए सभी पेड़ बढ़ गए हैं। कैसे बढ़े? निश्चित रूप से माली की मेहनत से, खाद पानी देने से, देख रेख करने से वो पौधे बढ़ गए। ये जो पौधे बढ़े ये था विकास। यानी आप समझ गए होंगे कि पौधों की वृद्धि होना यानी उनकी संख्या में बढ़ोतरी होना, उनकी मात्रा में बढ़ोतरी होना, ये वृद्धि थी, और उसके गुण में बढ़ोतरी होना ये उसका विकास था। आसान शब्दों में आपको मैंने समझाया है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब जनसंख्या के संदर्भ में भी इसको समझ लीजिए। अगर हम दोनों का अंतर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। मैं अंतर बता रहा हूं आपको वृद्धि और विकास का, कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, जबकि विकास गुणात्मक और मूल्य सापेक्ष होता है। विकास गुणात्मक यानी उसके गुणों में वृद्धि होती है, और मूल्य सापेक्ष होता है। अगर हम दूसरे अंतर की बात करें तो आप जानते हैं वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन विकास सदैव धनात्मक या ये कह लें कि गुणात्मक होता है। जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख होना या 1 लाख से 80,000 हो जाना ये वृद्धि है, लेकिन कहीं जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी सेवाओं, सुविधाओं
इन सब में बढ़ोतरी, यानी विशेष रूप से आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के जो आयाम हैं उनमें बढ़ोतरी कर देना उस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, ये विकास है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगले बिंदु को लेते हैं। बच्चों, अनेक दशकों तक किसी देश के विकास का स्तर आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में देखा जाता रहा है, किंतु इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के यानी जन समुदाय के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। यानी देश का संसाधन कितना ज्यादा है, देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, इसके आधार पर हम उस देश के विकास का स्तर तय करते थे। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि इससे वहां रहने वाले अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था, जबकि किसी देश में जीवन की गुणवत्ता का आनंद लेने वाले लोगों के विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी देश के विकास की अपेक्षा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक जन समुदाय विभिन्न प्रयासों से विकसित नहीं होगा, तब तक किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि मानव विकास का अर्थ क्या है। बच्चों, मानव विकास का ये कंसेप्ट, ये संकल्पना कोई एकदम नई नहीं है। ये लगभग 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के प्रारंभ में मानव विकास की संकल्पना सामने आई। पहले हम बता दें, मानव के विकास का अर्थ है मानव के संपूर्ण विकास, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ उसे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विविध प्रकार के अवसरों की समानता प्राप्त होती है। यही है मानव विकास का अर्थ, मतलब मानव का सर्वांगीण विकास। मानव विकास का अर्थ ये है, मानव का सर्वांगीण विकास। तो 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के प्रारंभ में ये जो कंसेप्ट मानव विकास का आया, इसे लाने वाले दो महान अर्थशास्त्री थे, जिनके नाम को बताना यहाँ समीचीन है, आवश्यक है। और इसमें पहले थे डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक ये पाकिस्तान के नागरिक थे, और दूसरे थे डॉक्टर अमर्त्य सेन, ये भारत के नागरिक थे, लेकिन इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले रखी थी। ये दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने मिल करके विकास के इस वैकल्पिक विचारधारा का प्रतिपादन किया। डॉक्टर महबूबुल हक ने मानव विकास का वर्णन ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। विकल्प का क्या अर्थ है? विकल्प जब व्यक्ति के पास सीमित होते हैं तो उसके हाथ बंधे हुए रहते हैं, और ऐसी दशा में उससे कोई भी विकासपरक काम करने की अपेक्षा हम नहीं कर सकते। लेकिन जब उसके पास कई विकल्प हों तो अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार वो अपने से संबंधित विकल्पों को तलाशता है, उसका चयन करता है, और उसके अनुसार वो विकास की प्रक्रिया में अपना योगदान देता है और खुद भी आगे बढ़ता है और राष्ट्र को भी आगे बढ़ाने का अवसर देता है। विकास का मूल ऐसी संस्था उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। यहां पे एक शब्द आया, सार्थक जीवन। इसका क्या अर्थ है? आदमी पैदा हो
कुछ साल छोटा मोटा काम करके अपने बच्चों का पेट पाले और उसके बाद मरकर चला जाए। क्या यही सार्थक जीवन है? नहीं, यह सार्थक जीवन नहीं हो सकता। सार्थक जीवन के अंतर्गत हम ऐसे जीवन की कल्पना नहीं करते। सार्थक जीवन का तात्पर्य ऐसे जीवन से है जो दीर्घायु होने के साथ उद्देश्यपूर्ण हो। दीर्घायु का मतलब हम एक लंबी उम्र प्राप्त करें। और लंबी उम्र कैसे प्राप्त करेंगे? निश्चित रूप से जब हम स्वस्थ होंगे, जब हमारे स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं होंगी हमारे अंदर, तो हम दीर्घायु होंगे। साथ ही साथ हम उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए। उद्देश्यपूर्ण जीवन का अर्थ होता है कि हमारे समझ कोई उद्देश्य हो जिसके लिए हम निरंतर कार्य करें, सतत प्रयास करें और हमें जो है उसके लिए तमाम सुविधाएं, तमाम अवसर मिलते रहें, जिससे हम अपनी बुद्धि और विवेक के साथ समाज में एक प्रतिभागी बनकर अपना उद्देश्य पूर्ण करें। यानी किसी भी विकास के क्षेत्र में हम पीछे न धकेले जाएं। यह सबसे महत्वपूर्ण है सार्थक जीवन। यही मानव विकास का सार है। इसी प्रकार डॉक्टर महबूबुल हक की तरह ही दूसरे जो उनके मित्र, मैं यहाँ बता दूं, दोनों बेहद घनिष्ठ मित्र थे, दोनों अर्थशास्त्री, और दोनों ने मिल करके ये क्रांतिकारी विचारधारा भूगोल में क्या पूरे विश्व के विकास के संदर्भ में मानव विकास को सामने रखा। उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। ये उनके साथ साथ हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने मानव विकास के लिए स्वतंत्रता में वृद्धि को सशक्त माध्यम बताया। यानी अभी अभी मैंने कहा कि अगर मनुष्य का हाथ बंधा है तो निश्चित रूप से वो विकास के अवसरों को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए उसके समक्ष विकल्पों के साथ साथ स्वतंत्रता में वृद्धि करने का भी सशक्त माध्यम उपलब्ध होना चाहिए। इसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव विकास एक ऐसी संकल्पना है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से लेकर उसके सर्वांगीण विकास की बात करती है, जो अंततः जाकर के राष्ट्र विकास के रूप में हमारे सामने आती है। यानी किसी भी राष्ट्र के विकसित होने में वहां के मानव विकास का सबसे बड़ा मापदंड होता है। अब हम बात करेंगे मानव विकास के 4 स्तंभों के बारे में। जिस नींव पर हम मानव विकास को पाते हैं उनकी बात करते हैं। यानी मानव विकास के स्तंभ ये 4 हैं और इसमें सबसे पहला स्तंभ है समता। समता क्या है? समता का अर्थ है एक प्रकार की अवसरों की समानता। समता का अर्थ ही समानता है, अवसरों की समानता। यानी किसी राष्ट्र में रहने वाले समस्त जन समुदाय को ऐसे अवसर प्राप्त हो कि वो अपने क्षेत्र में विकास के नए मापदंड स्थापित करें। लेकिन ये अवसरों की समानता का लाभ उसे तभी मिल सकता है जब उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो। ये भेदभाव कई स्तर पर होता है, जैसे जातिगत भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव। तो अगर किसी समाज, किसी राष्ट्र में इस तरह का भेदभाव है तो फिर समता की बात करना मुश्किल हो जाता है। और जब समता की बात करना मुश्किल हो जाता है तो अवसरों की समानता बहुत मुश्किल से मिलती है। कुछ लोगों को जो जाति में अपने आप को उच्च मानते हैं, या कहीं ऐसी सोच हो कि पुरुष उच्च हैं, स्त्रियों को नीचे कर दिया जाए और उनको समानता के अवसरों से वंचित कर दिया जाए, तब ये बात बेमानी हो जाती है।
इसलिए मानव विकास का पहला सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यह है कि जाति, लिंग, किसी भी इस तरह के भेद रहित अवसर सभी को समान रूप से प्राप्त हो। ठीक है। दूसरी बात करते हैं सतत पोषणीयता। सतत का मतलब होता है बराबर, लगातार। अपोषणीयता का मतलब होता है कि व्यक्ति का पोषण होना, उसको लाभ प्राप्त होना। सतत पोषणीयता का मतलब है कि हमारे जो संसाधन हैं, आप जानते हैं ना, संसाधन दो प्रकार के हैं। एक तो पर्यावरणीय संसाधन है। पर्यावरणीय संसाधनों के अंतर्गत मानव विकास के संदर्भ में बात की जाए तो विविध प्रकार के खनिज पदार्थ और तमाम ऐसे संसाधन हैं जिनको उपयोग करके मनुष्य अपने विकास के बारे में सोचता है। दूसरा वित्तीय संसाधन है, जो किसी राज्य, किसी देश की सरकार द्वारा अपने नागरिकों को उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है सतत पोषणीयता की बात जब हम करते हैं, इसका अर्थ ये है कि ये पर्यावरणीय और वित्तीय संसाधन, ये जो है, इसका प्रयोग इस मितव्ययता पूर्वक और बुद्धि के साथ किया जाए, ताकि इसका प्रयोग सिर्फ इसी पीढ़ी तक सीमित न रह जाए। आकलन किया जाए कि हमारे पास कितने संसाधन हैं, उनका बंटवारा समाज के सभी वर्गों में समान रूप से हो, जैसा कि ऊपर हमने समता की बात की है। और उसके बाद ये संसाधन हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है, सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, बाकी आने वाली सभी पीढ़ियों को इस संसाधन की उपयोगिता का लाभ सतत रूप से मिलता रहे। यही है सतत पोषणीयता। मानव विकास के 4 स्तंभों में ये दूसरा स्तंभ भी बेहद महत्वपूर्ण है। और अब हम तीसरे स्तंभ की बात करें, ये है उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ क्या है? उत्पादकता का अर्थ यह है कि जिस क्षेत्र से हम उत्पादन प्राप्त करके अपने देश के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, वह उत्पादन कम वित्तीय और कम संसाधन के साथ ज्यादा से ज्यादा हम उत्पाद पैदा करें, इससे है। और ये कैसे संभव होगा? हमारे पास बहुत अच्छी मिट्टी है, बीज भी है, सब कुछ है, लेकिन जन समुदाय की उत्पादन क्षमता निम्न है। यानी उनके पास बुद्धि विवेक की कमी है, तकनीक उनकी अनगढ़ है, कमजोर है, पुरानी है, तो वो पूर्ण बल से किसी भी कृषि फसल का उत्पादन नहीं कर सकते। यही बात उद्योगों पर भी लागू होती है। यानी उत्पादकता जन समुदाय की उत्पादक क्षमता से जुड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसके लिए, यानी जैसा कि मैंने कहा कि हम थोड़े संसाधन से अधिक उत्पादन प्राप्त करें, इसके लिए जरूरी है कि हम जन समुदाय की उत्पादक क्षमता को बढ़ाएं। और उस कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम उसको ज्ञान से लैस करें, यानी उसके ज्ञान में वृद्धि करें, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करें, शिक्षा और स्वास्थ्य का उचित अवसर देकर उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। तब ये तीसरा स्तंभ मानव विकास का मजबूत होगा, जो किसी राष्ट्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। और अब हम बात करते हैं बच्चों चौथे बिंदु की। मानव विकास के संदर्भ में
4 स्तंभों में से ये चौथा स्तंभ भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है? अपनी क्षमता और स्वतंत्रता के साथ विकल्पों का चयन करने के काबिल बनाना, यानी मनुष्य को उसकी क्षमता और स्वतंत्रता के साथ विकल्पों का चयन करने के काबिल बनाना। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, हमारे देश में भी हैं और दुनिया के तमाम देशों में हैं। ये सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, ये अपनी पूर्ण भागीदारी किसी क्षेत्र में नहीं दे पाते। इसका कारण यह है कि इनके पास विकल्पों का, ये विकल्प इनके पास सीमित होते हैं और विकल्प का चयन करते समय ये अपने बुद्धि विवेक का इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते कि उन्हें किस क्षेत्र का चयन करना चाहिए जिसमें वो अपनी पूर्ण योग्यता के दर्शन करा सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने विशेष रूप से भी कहा कि सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत से पिछड़े वर्ग हैं, जिनके लिए ऐसे कार्यक्रम अवश्य होने चाहिए कि उनका सशक्तिकरण हो, उनकी क्षमता में वृद्धि हो। यही है सशक्तिकरण। तो आपने देखा कि मानव विकास के ये 4 मजबूत स्तंभ हैं। अगर ये चारों स्तंभ किसी राष्ट्र में बहुत मजबूत होते हैं तो मानव का विकास बहुत तेजी के साथ होता है और ऐसे राष्ट्र भी तेजी के साथ विकसित होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला महत्वपूर्ण बिंदु, जो है मानव विकास के उपागम। उपागम मतलब तरीके। मानव विकास के मार्ग में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सी कमियां आती हैं और इनको इन विभिन्न उपागमों के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला उपागम है आय का उपागम। मानव विकास के ये सबसे पुराने उपागमों में से है। देखिए बच्चों, आज पूरी दुनिया में आय को लेकर के मनुष्य का स्तर एक नहीं है। एक तरफ कुछ ऐसे उद्योगपति और पैसे वाले लोग हैं जिनके पास असातीत पूंजी है, और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का भोजन जुटाने का भी पैसा नहीं है। ये असमानता ही दूर करना सबसे महत्वपूर्ण है मानव विकास के संदर्भ में। जब हम आय उपागम की बात करते हैं कि हम किस प्रकार से आय को महत्वपूर्ण स्थान दें मानव विकास के संदर्भ में, तो ये बात सत्य साबित होती है। आय का स्तर ऊंचा होगा तो निश्चित रूप से उपयोग और उपभोग दोनों की स्वतंत्रता का स्तर भी ऊंचा होगा, और ऐसा अगर हुआ तो मानव के विकास का भी स्तर ऊंचा होगा। इसलिए आय एक महत्वपूर्ण उपागम है मानव विकास के संदर्भ में। दूसरा है कल्याण उपागम। आय उपागम हो गया, अब हम कल्याण उपागम की बात करते हैं बच्चों। कल्याण उपागम का अर्थ है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस तरह के कल्याणपरक लक्ष्य को हासिल करना। यह लक्ष्य कैसे हासिल होगा? ऐसी समस्याएं निश्चित रूप से आती हैं कि सभी को शिक्षा का समान अवसर नहीं मिलता, स्वास्थ्य सुविधाएं सबके लिए एक जैसी नहीं है, साथ ही साथ सुरक्षा का प्रश्न भी सामने आता है। कुछ लोगों के पास बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, कुछ लोग बहुत असुरक्षा में जीवन जीते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, इस चीज को प्रोवाइड कराना, इस चीज को उपलब्ध कराना, यह सरकार का कार्य होता है। और जब सरकार का ये कल्याणकारी कार्य सभी जनसमूहों के लिए एक अवसर के रूप में होता है, तो वो जनसमूह विकास में भागीदार बनकर विकास का स्तर ऊंचा उठा देते हैं।
तीसरी बात करें हम, वो है आधारभूत आवश्यकता। ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है विश्व स्तर पर, उसके द्वारा प्रस्तावित ये उपागम है। इसमें यह कहा जाता है कि जनसमूह की न्यूनतम आवश्यकताओं का पता लगाकर और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने की व्यवस्था पर बल दिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण उपागम है जिसे मैंने पहले ही बताया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इसे प्रोवाइड किया गया है, प्रस्तावित किया गया है। चौथा है क्षमता उपागम। ये आखिरी उपागम है इस संदर्भ में। अमर्त्य सेन की अवधारणा कि संसाधनों तक पहुंच के मामले में मानव क्षमता को बढ़ाया जाए, यानी सभी मनुष्य संसाधनों तक पहुंच हो उनकी, इसके लिए मानव क्षमता के बढ़ाने की बात डॉक्टर अमर्त्य सेन ने कही थी और उनका कहना था कि यही मानव विकास की कुंजी भी है। तो ये चार उपागम उन समस्याओं या कमियों के संदर्भ में हमको बताते हैं जो मानव विकास के मार्ग में बाधा के रूप में आती हैं। अगर हम इन चारों उपागमों के आधार पर समस्याओं का निवारण कर लेते हैं तो हम अपने मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ते हैं। तो आज मैंने आपको ये चौथे अध्याय के ये चार महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया। उम्मीद है आपने इसको अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। बाकी के शेष बिंदु हम अगले अपने लेक्चर में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।